नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पीछे की कक्षा में अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान का है उसको समझा था। उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उसमें अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जलवायु इसकी कैसी है, इसकी जो वर्षा है वो कितनी होती है, ये सभी चीज़ें अपन ने इसमें देख ली थी। इसकी कुछ जो बातें हैं वो दो चार और रह गई थी, उनको भी मैं आपसे आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। एक जो क्षेत्र आता है बालसन नाम से आता है, जो पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश में, उसमें बालसन नाम से क्षेत्र आता है। जो कि होता क्या है कि मरुस्थल का बालसन वह भाग होता है जो पर्वतों और चट्टानों से क्या हो, घिरा हुआ हो। बालसन होता क्या है कि मरुस्थल का ऐसा भाग जो पर्वतों व चट्टानों से क्या हो, घिरा हो। पर्वतों व चट्टानों से घिरा हुआ हो, वह भाग क्या कहलाता है, बालसन कहलाता है। तो इसके मध्य उससे होता क्या, बालसन वह भाग होता है मरुस्थल का जो पर्वतों और चट्टानों से घिरा हुआ है तथा इसके मध्य क्या हो जाता है, जल इकट्ठा हो जाता है। ऐसा भाग जो पर्वतों और चट्टानों से घिरा हो और उसके मध्य क्या हो जाता है, जल इकट्ठा हो जाता है। तो वो जो उदाहरण होता है वो किसका होता है, बालसन का होता है। अगर इसका कुछ उदाहरण देखिए, बालसन का उदाहरण, अगर सबसे शानदार उदाहरण इसका हो सकता है सांबर झील। सांबर जो झील है वो चारों ओर से पर्वतों या चट्टानों से घिरी हुई है, पर्वतों से घिरी हुई है, और उसके बीच में जो है एक खड्डा 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 सा हो गया जिसमें क्या है, पानी भरा हुआ रहता है। जो सबसे खारी झील मानी जाती है कि राजस्थान की खारी झीलों में से एक है सांबर झील, सबसे बड़ी झील में आती है सांबर झील। तो पर्वतों और चट्टानों से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, बालसन। और बालसन का सबसे शानदार उदाहरण कौन सा हो सकता है, अपने सांबर झील। इसके बाद में अगर देखें अपन, एक और आता है लघु मरुस्थल। क्या आता है, लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल किसे कहते हैं, कहां से कहां तक इसका क्षेत्रफल होता है, तो लघु मरुस्थल जो बीकानेर बीकानेर से लेकर बीकानेर से लेकर कच्छ कच्छ तक का, जो कच्छ गुजरात है वहां तक का जो क्षेत्रफल है वो किस में आता है, लघु मरुस्थल में आता है। एक राजस्थान के मरुस्थल में नाम आता है बगुड़िया। बगुड़िया जिसको कहते हैं अपनी राजस्थानी लैंग्वेज में जिसको बगुड़िया कहते हैं, वो आता है वायु भंवरिया। जो राजस्थान में बगुड़िया कहते हैं, जो घुमावदार संरचना बनती है, घुमावदार वायु के द्वारा घुमावदार संरचना बनते हुए वायु के भंवर के रूप में जो आता है उसे क्या कहते हैं, बगुड़िया कहते हैं। एक दूसरी जो आती है थली, एक और नाम आता है थली। थली किसे कहते हैं, कि थली क्या होता है राजस्थान में या मरुस्थलीय प्रदेश में, थली क्या है, तो लूणी नदी के उत्तर या उत्तरी पूर्वी जो ऊंचा भाग है उसको क्या कहते हैं, लूणी नदी का जो क्षेत्रफल है, ऐसा मान लेते हैं कि लूणी नदी का जो क्षेत्रफल है, लूणी नदी का जो क्षेत्रफल है या लूणी नदी का उत्तरी भाग है उसको क्या कहते हैं, थली कहते हैं। एक आता है तल्ली। एक तो ये तो इसका नाम है थली, एक है तल्ली, तली, तल्ली। एक आता है थली, एक आता है तल्ली। तो तल्ली क्या होता है, दक्षिणी पश्चिम के नीचे भाग को, मतलब ये जो हिस्सा है ना दक्षिणी पश्चिमी वाला, इसके जो नीचे वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, तल्ली कहते हैं। एक आता है मगरा, नाम भी आता है। तो अरावली की अपशिष्ट पहाड़ियों को क्या कहते हैं, ये अरावली का भाग है मगरा, जो कि अरावली की अपशिष्ट पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, अपने मगरा कहा जाता है। ये कुछ शब्दावली और बच गई थी, उनको अपन ने देखा है। अब अपन समझते हैं राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश जिसका नाम है अरावली प्रदेश। क्या नाम है, अरावली पर्वतीय प्रदेश या अरावली प्रदेश, जो कि राजस्थान में भौतिक प्रदेशों में अपना एक इंपॉर्टेंस रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे ऊंचा भाग इसको कह सकते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक ऊंचा भाग कोई हो तो वो कौन सा होता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती है, तो वो भी कहाँ पाई जाती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब अपन इसकी विशेषताओं की ओर चलते हैं कि इसका विशेषता क्या क्या है। तो अगर देखें, सर्वप्रथम देखिए कि इसका जो क्षेत्रफल है, राजस्थान में इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत माना जाता है, 9%। इसका जो क्षेत्रफल है वो माना जाता है, कितना, 9%। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें कि इसकी राजस्थान के हिसाब से जनसंख्या देखें, राजस्थान के सापेक्ष जनसंख्या देखें, तो वो कितने प्रतिशत जनसंख्या होती है, तो 10% तो क्या होती है, जनसंख्या होती है। 9% इसका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल 9, जनसंख्या क्या है इसकी 10। आगे क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगा देंगे। तो क्षेत्रफल 9% है, जनसंख्या कितनी है अरावली पर्वतीय प्रदेश की राजस्थान के संदर्भ में, 10% है। अब अगर ये पूछा जाए कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है या अरावली है, अरावली जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका जो उद्गम होता है अरावली का वो कहाँ से होता है, ये पूछ लिया जाए तो इसका जो उद्गम होता है वो मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप जो है इंडिया के, वहां से मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से इसका उद्गम माना जाता है। जो मिनिकॉय द्वीप या लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है, अरब सागर में पड़ता है।
अरब सागर में। इंडिया के दक्षिणी पश्चिमी जो हिस्सा है वहाँ पे लक्षद्वीप नाम का द्वीप पड़ता है जिसमें मिनिकॉय द्वीप है, अरब सागर में स्थित है। उससे क्या होता है, अरावली का उद्गम माना जाता है। जो अरावली का जो पिता कहलाता है किसको कहते हैं, अरब सागर को। अरब सागर को या जो लक्षद्वीप या मिनिकॉय द्वीप को क्या कहते हैं, अरावली का पिता। क्या कहते हैं, अरावली का पिता। तो अरब सागर को क्या कहते हैं, अरावली का पिता। तो पूछ लिया जाएगी अरावली के पिता का जो उपनाम है, अरावली का पिता की जो उपाधि है किसे दी गई, तो अरब सागर को क्या दी गई है, अरावली के पिता की उपाधि। अरावली का जो राजस्थान के संदर्भ में क्षेत्रफल देखे तो कितना प्रतिशत आता है, 9%। जनसंख्या देखे तो कितनी प्रतिशत आती है अपने, 10% अरावली की जनसंख्या आती है। अगर अब पूछ लिया जाए कि जो इसका विस्तार है वो, इसका उद्गम जो माना जाता है वो मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है, लेकिन अगर विस्तार देख लिया जाए कि इसका विस्तार कहां से लेके कहां तक है, तो इसका जो विस्तार है गुजरात के पालमपुर, इसकी मुख्य भूमिका या मुख्य जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, गुजरात का जो पालमपुर है, कहां से, गुजरात के पालमपुर से रायसीना की पहाड़ी, गुजरात के पालमपुर से रायसीना की पहाड़ी तक है। गुजरात के पालमपुर से रायसीना की पहाड़ी कहां पड़ती है, अपने दिल्ली में। तो अगर अरावली का मुख्य भूमिका जो विस्तार पूछ ले कहां से कहां तक है, तो पालमपुर कहां पड़ता है, अपने गुजरात में। कहां पड़ता है, तो अरावली का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, गुजरात के पालमपुर से लेके कहां तक है, अपने रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक है। तो अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है इसका विस्तार अगर राजस्थान के बाहर या पूछ ले पूरा जो विस्तार इसका कहां से कहां तक है, तो अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है इसका जो विस्तार होता है पालमपुर से लेकर कहां तक होता है, रायसीना हिल्स, रायसीना की पहाड़ी। कहां है ये, दिल्ली। तो रायसीना पहाड़ी जहां पे राष्ट्रपति भवन स्थापित है उसे कहते हैं रायसीना की पहाड़ियां। तो रायसीना की पहाड़ियां कहां है, दिल्ली में। तो पालमपुर से लेके पालमपुर देख लेते हैं, पालमपुर से कहां तक है, रायसीना की पहाड़ी। पालमपुर कहाँ पे स्थापित है, अपना गुजरात में। और रायसीना की पहाड़ी कहाँ है, दिल्ली। तो यहाँ ये इसका जो अरावली का विस्तार है वो गुजरात से लेके दिल्ली तक माना जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करूं कि अरावली की लंबाई कितनी होती है, अरावली की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 692 किलोमीटर। अरावली की जो कुल लंबाई मानी जाती है कितनी मानी जाती है, 692 किलोमीटर। अगर राजस्थान की बात कर ले कि ये तो कुल लंबाई की बात होगी, लेकिन राजस्थान में अगर अरावली की लंबाई की बात कर ले कि राजस्थान की लंबाई, राजस्थान में लंबाई कितनी है अरावली की, तो राजस्थान में जो लंबाई होती है अरावली की होती है 550 किलोमीटर। कुल लंबाई 692 और राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर किसकी, अरावली पर्वतीय प्रदेश की। अगर ये अपन ने बात की थी जो अरावली का कुल विस्तार की कि पालमपुर से लेकर रायसीना की पहाड़ी, अब अपन बात करते हैं कि अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें कि राजस्थान में अरावली की कुल जो लंबाई है या कहां से कहां तक जो राजस्थान में अरावली का विस्तार है वो अपन देख लेते हैं कि राजस्थान में कहां से कहां तक विस्तार है अरावली का। तो अरावली का जो विस्तार है खेड़ ब्रह्मा पड़ता है अपने गुजरात का जो बॉर्डर है वहां पे, गुजरात खेड़ ब्रह्मा, गुजरात से झुंझुनू खेतड़ी है जो झुंझुनू की जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी झुंझुनू तक क्या है, अरावली का क्या है विस्तार है। खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक अरावली का क्या है, जो राजस्थान के संदर्भ में देखे तो जो 550 किलोमीटर जो होता है वो खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक होता है। राजस्थान में इसकी लंबाई जो देखी अपन ने 550 किलोमीटर, कुल लंबाई अरावली की जो होती है 692 किलोमीटर होती है। जो मैंने ये क्षेत्र लिखा है प्लस वाला ये पूरा जो है अरावली है। अगर अरावली का जो अब भाग देखें कि जो दक्षिणी भाग है अरावली का वो हमेशा क्या होता है, चौड़ा होता है। मध्य भाग हमेशा जो अरावली का क्या होता है, सकड़ा होता है या पतला होता है। वापस अगर पूर्व की तरफ चलते हैं, उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं अरावली के, तो वापस वो भाग कैसा हो जाता है, थोड़ा सा चौड़ा। लेकिन सर्वाधिक अगर चौड़े भाग की बात करें कि अरावली का सर्वाधिक चौड़ा भाग कौन सा है, तो दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है अरावली का सर्वाधिक चौड़ा भाग होता। अब अरावली का जो विस्तार है माना जाता है कि अरावली का जो विस्तार है क्या, अरावली का जो विस्तार है 3 राज्यों में होता है। अरावली का विस्तार कितने राज्यों में है भारत के, अरावली का विस्तार 3 राज्यों में माना जाता है कि अरावली जो पर्वत है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्यों में। जिसमें से पहला राज्य अगर बात करें अपन गुजरात, दूसरा राज्य अपन बात करें तो राजस्थान, अगर तीसरा राज्य बात करें तो कौन सा आ गया अपने, दिल्ली। कौन सा आ गया, दिल्ली या हरियाणा।
दिल्ली ना लेके अपन ले रहे हैं इसमें हरियाणा, क्योंकि दिल्ली की राय सीमा पहाड़ीगत है, पहाड़ियों तक है, विस्तार मुख्य है, तो दिल्ली या हरियाणा लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली या हरियाणा, ये जो 3 राज्य हैं इनमें क्या फैला हुआ है अपने अरावली। अगर अरावली में जिलों की बात कर ले कि जैसे अपन ने मरुस्थलीय प्रदेश में 12 जिले लिए थे, तो अरावली में जिलों की जो संख्या लेते हैं कितनी लेते हैं, अरावली कितने जिलों में फैली हुई है, राजस्थान के 13 जिलों में फैली हुई है। अरावली कितने जिलों में फैली हुई है, राजस्थान के 13 जिलों में। तो अरावली में कुल जिलों की संख्या होगी 13, जिनमें अगर जिले देखते हैं अपन तो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, इनमें भी क्या है अरावली का कुछ क्षेत्र फैला हुआ है। तो अपन अरावली को ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप है वही लिया अपन ने मैप में। लेकिन चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अलवर, ये अपने कितने जिले हो गए अरावली में जो फैलाव है वो कितने जिले हैं अरावली का, 13 जिलों में क्या है अरावली का जो फैलाव है या विस्तार है। अब अपन आगे बात करें कि अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार वाला भाग है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला भाग, अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जो भाग कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, अपने दक्षिण पश्चिम जो भाग है अरावली, उन अभी देख रहे हैं जैसे अपने जिलों को निर्देश किया तो दक्षिण पश्चिम के जो हिस्से हैं उनमें ज्यादा जिले आ रहे हैं। तो दक्षिण पश्चिम में अरावली क्या है, अधिक चौड़ी है, अधिक जो विस्तार है अरावली का किस तरफ है, अपने राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में क्या अरावली का अधिक विस्तार है। और अरावली का न्यूनतम विस्तार अगर पूछ रहे, सर्वाधिक विस्तार तो हो गया दक्षिण पश्चिम में, और अगर न्यूनतम विस्तार पूछ लिया जाए, अरावली का न्यूनतम विस्तार पूछ लिया जाए तो किस में है, मध्य भाग में। अरावली का जो मध्य भाग है उसमें अरावली सबसे सक्रिय है या सबसे कम फैली हुई है, केवल अजमेर और पाली 1-2 जिलों में ये फैली हुई है। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण पश्चिम में हो गया, अरावली का न्यूनतम विस्तार किन जिलों में हो गया, अपने मध्य भाग में हो गया। अरावली का जो मध्य भाग है अरावली का सबसे कम विस्तार है। अगर बात कर ले जिलों की कि अरावली का सर्वाधिक किन जिलों में विस्तार है, जिला पूछ ले कि जो विस्तार है वो किस जिले में सर्वाधिक है, तो अपन बात करते हैं उदयपुर जो जिला है राजस्थान का, उदयपुर जिले में अरावली जो पर्वतमाला है उसका सर्वाधिक क्या है, विस्तार है। अगर न्यूनतम विस्तार पूछ ले कि न्यूनतम किस जिले में है, न्यूनतम जो जिला है जहाँ पे विस्तार है, तो अजमेर जो जिला आता है अपना, मध्य जो जिला आता है अजमेर, वहाँ पे सबसे कम विस्तार है किसका, अरावली पर्वतीय प्रदेश का। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, उदयपुर में, और सबसे कम जो न्यूनतम विस्तार है किस जिले में है, अपने अजमेर जो जिला है राजस्थान का उसमें सबसे कम विस्तार है। अब अपन अरावली की कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, पहले ही देख लेते हैं जो फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं आने लायक एग्जाम में, उन सभी को अपन एक जगह मतलब मैप में देख रहे हैं जिनसे आसानी हो। सर्वाधिक ऊंचाई अरावली की अगर पूछ ले, सर्वाधिक ऊंचाई सबसे ऊंचा जो पॉइंट है को कौन सा है, तो गुरु शिखर जो होता है सिरोही में, गुरु शिखर कहाँ पे है ये, सिरोही में। सिरोही जो जिला है वहाँ पे गुरु शिखर, माउंट आबू के पास में जो गुरु शिखर क्षेत्र है वो सबसे क्या है, ऊंचा है। किसका, अरावली पर्वतीय प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र या सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, अपने गुरु शिखर, जो कहाँ पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। अगर पूछ लिया अरावली पर्वतीय प्रदेश का निम्नतम पॉइंट कौन सा, अरावली पर्वतीय प्रदेश का निम्नतम पॉइंट, सर्वाधिक ऊंचा पॉइंट तो गुरु शिखर, निम्नतम पॉइंट अगर पूछ लिया अरावली का तो कौन सा हो गया, अपने हो गया पुष्कर घाटी अजमेर, पुष्कर घाटी जो कहाँ पड़ती है, अपने अजमेर में पड़ती है। तो निम्नतम पॉइंट कौन सा हो गया, पुष्कर घाटी अजमेर जो कहाँ पड़ता है, अजमेर में। और सर्वाधिक ऊंचा पॉइंट कौन सा हो गया, गुरु शिखर जो कहाँ पड़ता है, अपने सिरोही में। अगर पूछ ले कि अरावली पे सर्वाधिक ऊंचा बसा शहर, सर्वाधिक ऊंचा बसा शहर, सर्वाधिक ऊंचा बसा शहर जो कौन सा हो गया, माउंट आबू। सर्वाधिक ऊंचे बसे शहर की अगर बात करें तो कौन सा आता है, अपने माउंट आबू। और अब अगर अरावली में सर्वाधिक नीचा बसा शहर, सबसे ऊंचा बसा शहर हो गया प्रतापगढ़, और सबसे जो अरावली का जो सबसे नीचा बसा शहर है वो कौन सा हो गया, अपने अजमेर। सबसे ऊंचा बसा शहर माउंट आबू, सर्वाधिक नीचा बसा शहर कौन सा हो गया, अजमेर हो गया। ये जो मुख्य पॉइंट थे उनको अपन ने देख लिया है। ऊंचा बसा शहर अगर बात करते हैं अरावली का तो वो आता है माउंट आबू, और दूसरा अगर ऊंचा बसा शहर की बात करते हैं तो वो आता है अपने प्रतापगढ़। और सबसे कम ऊंचा बसा शहर है या सबसे नीचा बसा शहर है अरावली का क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो वो आता है अपने अजमेर। तीन जो शहर देखें, माउंट आबू सबसे ऊंचा, दूसरे नंबर पे आता है प्रतापगढ़, और सबसे नीचे की तरफ देखें तो कौन सा आता है, अपने अजमेर जो सबसे नीचे बसे शहरों में आता है। अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो किस जिले में है, तो अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो अपने सिरोही जिले में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई अगर देखें, सर्वाधिक
ऊंचाई अरावली की किस जिले में मिलती है? सिरोही में। सर्वाधिक ऊंची जो चोटियां सर्वाधिक कहाँ मिलती है? अपने सिरोही जो जिला है वहां पे मिलती है। तो एक कुछ फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो एग्जाम में आने लायक है, उनको मैंने पहले लिया है, उसके हिसाब से अपन ने देखा है। अब अपन मैप में ही देखेंगे कि अरावली के उपनाम भी होते हैं, कुछ अरावली के कुछ और फैक्ट होते हैं, उन सभी को अपन मैप में समझने की कोशिश आगे कर रहे हैं। अब अपन अरावली के उपनामों को समझने की कोशिश करते हैं कि अरावली को किस टाइम क्या क्या कहा जाता था, या किन्होंने अरावली को क्या क्या कहा है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि अरावली को जो है भारत का अपलेशियन प्राचीन पर्वत भी कहा गया। क्या कहा गया है? भारत का अपलेशियन पर्वत। भारत का अपलेशियन पर्वत किसे कहा गया है? अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उसको क्या कहा गया है? भारत का अपलेशियन पर्वत। दूसरा जो इसका उपनाम आता है प्राचीन मोड़दार पर्वत, प्राचीन वलित मोड़दार पर्वत, ये किसका नाम है? अपने अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उसी का नाम है। भारत का अपलेशियन पर्वत अरावली को कहा जाता है। प्राचीन वलित मोड़दार पर्वत जो कहा जाता है वो भी किसे कहा जाता है? अरावली को कहा जाता है। अरावली को परिपत्र कहा गया था। अरावली को परिपत्र कहा गया था। ये कहाँ गया था, कि ये सोर्स कहाँ से मिलता है कि परिपत्र कहा गया? तो प्राचीन जो ग्रंथ है उनमें क्या मिलता है? अरावली का नाम परिपत्र। प्राचीन ग्रंथों में अरावली का नाम क्या मिलता है? परिपत्र। एक नाम था अरावली का मेरू। क्या? मेरू पर्वत या मेरू नाम से था अरावली का, जो भौगोलिक भाषा के हिसाब से देखा गया है। भौगोलिक भाषा में जो अरावली को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरू प्रदेश। कौन सा बोलते हैं? मेरू प्रदेश, या मरु प्रदेश मरुस्थल को बोलते हैं, लेकिन मेरू प्रदेश किसे बोलते हैं? अरावली को। किस हिसाब से? भौगोलिक भाषा के हिसाब से क्या बोलते हैं अरावली को? मेरू प्रदेश। अगर अपन इसमें आगे देखें तो अडावली भी नाम किसका? अपने अरावली प्रदेश का है। अडावली जो किस क्षेत्र में बोला जाता है अरावली को? बूंदी क्षेत्र जो है वहां पे अरावली को क्या बोला जाता है? अडावली नाम से बोला जाता है। आबू गुलाब भी अरावली को बोला जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है अरावली को? आबू गुलाब। जो कि किस क्षेत्र में बोला जाता है? जो सिरोही क्षेत्र है, जो सिरोही जिला है अपना, सिरोही क्षेत्र है, सिरोही जो जिला है वहां पे अरावली को किस उपनाम से जाना जाता है? आबू गुलाब। अडावली जो बूंदी का क्षेत्र है वहां पे अरावली को क्या बोला जाता है? अडावली। अडावटा भी किसको बोला जाता है? अपने अरावली को। अडावटा जो बोला जाता है अरावली को, वो उदयपुर जो जिला है उसके जो क्षेत्र है, उसका जो क्षेत्र है उदयपुर जो क्षेत्र है उसमें क्या बोला जाता है? अरावली को अडावटा। अब्बुल फजल ने महान जो कवि थे, उन्होंने भी अरावली को नाम दिया है, जो नाम दिया है उक्तंड का पर्वत। अरावली को क्या नाम दिया है? उक्तंड का पर्वत। किन्होंने दिया है? अब्बुल फजल जी। अब्बुल फजल जो है उन्होंने अपने अरावली को क्या नाम दिया? उक्तंड का पर्वत। अगर बात करूं जेम्स टोड ने जो थे प्रमुख इतिहासकार थे जेम्स टोड, उन्होंने भी अरावली को नाम दिया है। क्या नाम दिया है? हिंदू ओलंपस किन्होंने कहा है? टोड ने कहा है। किन्होंने कहा है? टोड ने कहा है। ये किस लिए कहा है हिंदू ओलंपस? इन्होंने किस लिए कहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? मंदिरों की अधिकता है। मंदिरों की अधिकता होने के कारण टोड ने जो अरावली को क्या उपनाम दिया है? हिंदू ओलंपस नाम दिया है। उक्तंड का पर्वत किन्होंने कहा? अब्बुल फजल ने कहा। अडावटा उदयपुर क्षेत्र में जो अरावली को बोला जाता है अडावटा। आबू का गुलाब किस क्षेत्र में बोला जाता है अरावली को? सिरोही क्षेत्र में। अडावली किस क्षेत्र में बोला जाता है? बूंदी क्षेत्र में। परिपत्र प्राचीन ग्रंथों में कहा गया था मेरू कहा गया था। भौगोलिक भाषा के रूप में अरावली को क्या कहते हैं? मेरू कहते हैं। अब अपन कुछ बातें और देखते हैं कि अरावली की जो उत्पत्ति है वो किस काल में मानी जाती है। अरावली की उत्पत्ति का जो काल देखते हैं कि किस काल में अरावली की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति। तो अरावली की जो उत्पत्ति है वो किस काल में मानी जाती है? प्री कैम्बियन युग में क्या मानी जाती है अरावली की उत्पत्ति? किस युग में? प्री कैम्बियन कल्प या प्री कैम्बियन युग में क्या मानी जाती है अरावली की उत्पत्ति। और जो प्री कैम्बियन अरावली का अवशेष किसको माना जाता है? तो गोंडवाना लैंड का। अरावली जो अवशेष है किसका लैंड है? गोंडवाना लैंड का क्या है? अरावली अवशेष है। अपन ने 4 जो भौतिक प्रदेश देखे थे राजस्थान के, भौतिक प्रदेश जो मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पठारी प्रदेश, जिसमें से अरावली जो है गोंडवाना लैंड का क्या है? हिस्सा
है। तो अगर गोंडवाना लैंड के और कौन से हिस्सा रह गए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो भी किसका हिस्सा है, अपने गोंडवाना लैंड का, और अरावली भी किसका हिस्सा हो गया, गोंडवाना लैंड का। अगर अरावली का अक्षांश और देशांतरी विस्तार देखें कि अरावली का जो विस्तार देख रहे हैं कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कैसे कैसे है, तो अरावली का जो विस्तार है अक्षांशीय रूप में 23 डिग्री और 20 मिनट, 23 डिग्री और 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 23 डिग्री और 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 28 डिग्री और 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश तक है। अरावली का जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरी विस्तार देख रहे हैं जिसमें 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है, जो लगभग अगर माना जाता है तो 5 डिग्री के लगभग माना जाता है। लगभग मानते हैं कि अरावली का जो विस्तार है लगभग 5 डिग्री के हिसाब से हुआ है, कि 5 डिग्री में अरावली का क्या है, विस्तार है। अब अपन जो पूर्वी देशांतर या देशांतर के हिसाब से देखें तो 72 डिग्री 10 मिनट, 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से कितना 77 डिग्री पूर्वी देशांतर में अरावली का जो है क्या है, विस्तार है, 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर अरावली का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको पूछ लिया जाए तो वो भी आपको याद होना चाहिए, जो कि है 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि लगभग कितना है, 5 डिग्री। तो अगर पूछ ले कि अरावली का जो मुख्य विस्तार कितने डिग्री में फैला हुआ है, तो अरावली जो है लगभग 5 डिग्री क्षेत्रफल में क्या है, फैला हुआ है। या अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो है 5 डिग्री के अंदर अंदर अरावली का होता है। तो अरावली का अपन ने विस्तार देखा है किस काल में हुई थी, प्री कैम्बियन कल्प युग में हुई थी अरावली का उत्पन्न जो हुआ था। अगर अब मैं बात करूं कि अरावली का जो बनावट है, अरावली की बनावट का निर्धारण किन्होंने किया था सर्वप्रथम, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, एग्जाम में आने लायक है, कि अरावली की बनावट का जो निर्धारण है, अरावली की बनावट का निर्धारण, अरावली की जो बनावट है उसका निर्धारण जो है एम हेरोन नाम के जो उत्खनन करता है, जो प्रमुख साहित्यकार हुए थे, इतिहासकार हुए थे, इन्होंने किया है एम हेरोन ने। कब किया था, 1923 में। कब किया था, 1923 में। किन्होंने एम हेरोन ने, जिनका अगर पूरा नाम देखें तो अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन, जिन्होंने क्या किया था, अरावली की बनावट का सर्वप्रथम निर्धारण किया था। सर्वप्रथम निर्धारण करने वाले अरावली की बनावट का या भूगर्भीय बनावट जो है उसका सर्वप्रथम निर्धारण करने वाले कौन हो गए, एम हेरोन, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। कब किया था, 1923 में। कब किया था, 1923 में। अब अरावली के बारे में अपन ने बहुत से फैक्ट देख लिए, उनमें से कुछ फैक्ट और है अरावली के बारे में जिनको भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। अपन अरावली के कुछ हिस्सों को और देख रहे हैं, जिसमें अरावली की मुख्य मुख्य बातें आती है कि अरावली की जलवायु क्या होती है, अरावली का जो वर्षा है वो क्या होती है। तो अपन देख रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम देख रहे हैं अपन कि अरावली की जो जलवायु है, अरावली प्रदेश की अगर जलवायु देखें अपन, अरावली प्रदेश की जलवायु की, अरावली जो मुख्यतः अरावली प्रदेश की जलवायु मानी जाती है वो कोई कैसी मानी जाती है, उप आर्द्र। क्यों मानी जाती है, क्योंकि जो 23 डिग्री रेखा है इसके, जो राजस्थान है लगभग कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है। तो अरावली भी लगभग उत्तर में स्थित है, इसलिए कैसी जो जलवायु मानी जाती है, उपाद्र जलवायु मानी जाती है। लेकिन अगर मान ली जाए कि दक्षिण अरावली, जो कि डूंगरपुर जो प्रतापगढ़ इसका क्षेत्र भी इसमें आता है, इसलिए दक्षिण अरावली की जलवायु जो है, दक्षिण अरावली की जो जलवायु देखी जाती है वो कैसी पाई जाती है, ये उपाद्र थी। और दक्षिण अरावली की जलवायु जो पाई जाती है कैसी पाई जाती है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दक्षिण अरावली की जलवायु कैसी है, आर्द्र। और अरावली प्रदेश की अगर मुख्यतः जलवायु देखिए तो कैसी आती है, वो उपाद्र आती है। अब अपन देखते हैं कि अरावली की जो औसत वर्षा है, औसत वर्षा वो कितनी है। तो जैसे अपन ने मरुस्थलीय प्रदेश में देखा था कि इसकी जो औसत वर्षा होती है 0 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, तो अरावली की जो औसत वर्षा होती है 50 से 80 या 90 सेंटीमीटर होती है, 50 से 80 या 90 सेंटीमीटर होती है। तो अरावली की अगर औसत वर्षा पूछ ली जाए तो अपने से कितनी होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर जो है अरावली की औसत वर्षा होती है। अरावली की अगर मिट्टी पूछ ली जाए कि अरावली में मुख्यतः जो मिट्टी पाई जाती है कैसी पाई जाती है, तो अरावली में अगर मुख्य मिट्टी पूछ ली जाए तो वो पाई जाती है भूरी लाल कंकरीली या कंक्रीट नुमा। भूरी और लाल का मिक्स रूप पाया जाता है, जो कि थोड़ी थोड़ी क्या होती है, कंक्रीट नुमा होती है। भूरी लाल विथ कंक्रीट,
भूरी और लाल के साथ क्या है, थोड़े थोड़े कंक्रीट भी इसमें होते हैं। अगर मुख्य फसल पूछ ली जाए कि मुख्य फसल अरावली में मुख्य जो फसल बोई जाती है कैसी बोई जाती है, अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उनके जिलों में कौन सी फसल सर्वाधिक होती है, तो अरावली की जो क्षेत्रफल है उसमें सर्वाधिक जो होता है वो मक्का और बाजरा, मक्का और ज्वार, मक्का और ज्वार। बाजरा अपने पर्वतीय प्रदेश में होता है ज़्यादा, तो मक्का और ज्वार जो फसल है वो कहाँ सर्वाधिक कहाँ होती है, अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश में होती है। अगर पूछ ली जाए कि अरावली की वनस्पति कैसी होती है, अरावली की वनस्पति, अगर अरावली की वनस्पति के बारे में पूछ लिया जाए तो अरावली की जो वनस्पति होती है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगर अरावली की अपने को वनस्पति पूछ ली जाए तो अपने को क्या बतानी है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। जो अरावली की मुख्य बातें थी, वर्षा, वनस्पति, उसकी जो देखते हैं अरावली प्रदेश की जलवायु ये कैसी है, ये सभी चीजें अपन ने देख ली है। अब अपन देखते हैं कि अरावली का जो उत्तरी और मध्यवर्ती जो भाग है वो किस तरीके से, किस चट्टानों से निर्मित हुआ है या किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हुआ है। तो अरावली का जो उत्तरी वह मध्यवर्ती जो भाग है, अरावली का जो उत्तरी व मध्यवर्ती जो भाग है वो क्वार्टजाइट जो चट्टानें होती हैं, क्वार्टजाइट जो चट्टानें होती है, उत्तरी और मध्यवर्ती जो भाग है, उत्तरी और मध्यवर्ती भाग, अरावली को 3 भागों में बांटा गया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, जिसमें से उत्तरी और मध्यवर्ती जो भाग है वो क्वार्टजाइट नाम की चट्टानें होती है, उनसे क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। उत्तरी और मध्यवर्ती भाग है क्वार्टजाइट चट्टानों से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, जिनको क्वार्टजाइट चट्टानों को दिल्ली समूह की चट्टानें भी कहते हैं। क्वार्टजाइट चट्टानों को क्या कहते हैं, दिल्ली समूह की चट्टानें भी कहते हैं। क्वार्टजाइट चट्टानों को कौन सी चट्टानें कहते हैं, दिल्ली समूह की चट्टानें। अगर पूछ लिया जाए कि उत्तरी और मध्यवर्ती जो भाग है उसका किन चट्टानों से निर्माण हुआ था, दिल्ली समूह की जो क्वार्टजाइट चट्टानें होती हैं उनसे क्या हुआ है, उत्तरी अरावली और मध्यवर्ती अरावली का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग जो है, अगर पूछ लिया जाए अरावली का दक्षिणी जो भाग है किन चट्टानों से निर्मित हुआ है, तो जो ग्रेनाइट चट्टानें होती है, ग्रेनाइट चट्टानों से क्या हुआ है, दक्षिणी जो अरावली उसका निर्माण हुआ है, ग्रेनाइट चट्टानों से दक्षिणी अरावली का क्या हुआ है, अपने निर्माण हुआ है। तो दक्षिणी अरावली का निर्माण तो ग्रेनाइट चट्टानों से, उत्तरी और मध्यवर्ती अरावली का क्वार्टजाइट चट्टानों से क्या हुआ, निर्माण हुआ है। अगर एक फैक्ट और पूछ लिया जाए कि अरावली के दोनों ओर, अरावली के जो किनारे हैं उनके दोनों ओर, अरावली के दोनों ओर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अरावली की मिट्टी की अपन ने बात करी, भूरी, लाल, कंकरीली मुख्यतः पाई जाती है, लेकिन अरावली के जो किनारे हैं उनके दोनों ओर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो अरावली के दोनों ओर भूरी मिट्टी पाई जाती है, भूरी मिट्टी पाई जाती है। भूरी मिट्टी का है अरावली के दोनों तरफ, किनारों की तरफ क्या है, प्रसार होता है। अब अपन अरावली की कुछ मुख्य विशेषताओं की ओर बात कर लेते हैं, जिसमें अरावली को जो है प्राचीनतम पर्वत माना जाता है, प्राचीनतम वलित पर्वत माना जाता है। अरावली को क्या है, प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक माना जाता है, वलित व अवशिष्ट पर्वतों में से क्या माना जाता है, एक माना, अवशिष्ट पर्वतों में से प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वत कौन सा माना जाता है, राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो कि मोरदार पर्वत की श्रेणी के रूप में आता है। मोरदार पर्वतों, प्राचीन वलित व अवशिष्ट पर्वतों में से कौन सा है, अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो कि धरातल चट्टाने से मुड़ने के कारण ये क्या हो गया, मोरदार पर्वत भी होता, इसको मोरदार पर्वत भी कहते हैं। इसकी अगर विशेषताओं में और देखें तो यह पश्चिम मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से भी क्या करता है, रोकता है। जो अपन ने मरुस्थलीय प्रदेश में बात की थी कि अरावली जो है पश्चिम मरुस्थल का अगर विस्तार को रोकने का काम करता है, क्या करता है, पश्चिम मरुस्थल को रोकने का काम कौन करता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूर्व की तरफ खिसक रहा है, जिसे अरावली जो है अपनी मुख्य रूप में काम आती है, क्या कि जो मरुस्थल है उसको रोकने का काम कौन करती है, अरावली करती है। और अरावली के बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें आती है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी वर्षा आती है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी पवनें हैं उनको भी रोककर जो राजस्थान में वर्षा करने का कार्य कौन करती है, अरावली करती है। ये बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली वर्षा है उनकी बातें हो रही है, अरब सागर से जो आती है उनके अरावली समानांतर होने के कारण यहाँ पे ये अरावली की जो है विशेषता न होकर एक
अवगुण है या आप मान तो हानि है अरावली की, कि जो है अरब सागर की जो हवाएं होती है मानसूनी हवाएं उनके समानांतर होती है, इसलिए अरब सागर की जो मानसूनी पवनें है वो यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती है। तो अरावली जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी जो पवनें हैं उनमें वर्षा का रोककर उनका कारण बनती, वर्षा का कारण बनती है। राजस्थान के जो सर्वाधिक अभ्यारण्य है, राजस्थान की क्या सर्वाधिक अभ्यारण्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक अभ्यारण्य जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सर्वाधिक जो राजस्थान के अभ्यारण्य वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक अभ्यारण्य किस क्षेत्र में है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम, राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम, राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? अपने अरावली क्षेत्र से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम, राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य किस क्षेत्र में होते हैं? अरावली क्षेत्र में। राजस्थान में सर्वाधिक सघन वनस्पति वाला क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक सघन वनस्पति, सर्वाधिक सघन वनस्पति वाला क्षेत्र, सर्वाधिक सघन वनस्पति वाला क्षेत्र कौन सा है? अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान में वनों के विस्तार वाला भौतिक जो प्रदेश माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश। वन्य जीवों की शरण स्थली कौन सा प्रदेश कहलाता है? अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या कहलाता है? वन्य जीवों की शरण स्थली। कौन से प्रदेश को कहते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश को। राजस्थान की न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो वो कौन सा है? अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश। भौतिक प्रदेशों की बात हो रही है जिसमें सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा हो गया? अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान में खनिज पदार्थों की जो बहुतायत वाला भौतिक प्रदेश है वो भी कौन सा है? अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या खनिज पदार्थों की अधिकता वाला जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान की अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं अरावली को? महान जल विभाजक रेखा। अरावली को महान जल विभाजक रेखा भी भारत की कहते हैं। भारत की महान जल विभाजक रेखा के रूप में कौन सी पर्वत श्रेणी जानी जाती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगर बात करें अरावली के दक्षिण पश्चिम की जो नदियां हैं उनका जो जल जाता है, अरावली की जो दक्षिण पश्चिम की जो नदियां हैं, इस तरफ दक्षिण पश्चिम साइड में जो भी नदियां हैं उनका जो जल है वो किधर जाता है? अरब सागर की ओर। और जो उत्तर पूर्व की जो नदियां हैं या पूर्व की जो नदियां उनका सब जो जल जाता है कहाँ पे जाता है? बंगाल की खाड़ी। ये जो कुछ बातें थी अरावली के बारे में मैंने लगभग लिखी है, लगभग बोली भी है। तो लगभग सभी जो विशेषताएं हैं अरावली की वो सभी इसमें आ रही है। जो कुछ और बची है उन सभी की भी अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में।